Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download August 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about difficulty for India in having net zero emission, and this topic is important from our syllabus paper for environment point of view. तो सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड से देखते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंटशिप के टाइम में यूएस नेग्लेक्टेड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का अप्रोच था कि ये जो क्लाइमेट चेंज का पूरा इशू है, इट्स अ प्रोपेगेंडा, इट्स नॉट अ फैक्ट। ये कुछ देशों के इकोनॉमिक ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए इस प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया जा रहा है। इस तरह का अप्रोच था डोनाल्ड ट्रंप का, और इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में यूएस इवन पुल्ड आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील। लेकिन जब से वहाँ पे रिजाइम बदली है एंड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जो बिडेन, नाउ यूएस हैज़ अगेन स्टार्टेड टू ब्रिंग बैक इट्स कमिटमेंट रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो नाउ कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं यूएस ने अंडर जो बिडेन, वो भी ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो यूएस ने दोबारा से पेरिस क्लाइमेट डील को ज्वाइन कर लिया। उसके अलावा यूएस ने एक वर्चुअल क्लाइमेट लीडर्स समिट बुलाई थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर, जहाँ पे दुनिया भर के लीडर्स को, ये वर्चुअल समिट थी, यूएस ने कन्वीन किया था, जिसमें दुनिया भर के लीडर्स को कन्विंस किया गया कि वो अपने अपने देशों में नेट जीरो इमिशन इंश्योर कराएं बाय मिड ऑफ द सेंचुरी, यानी कि 2050 तक नेट जीरो इमिशन इंश्योर कराएं। क्या होता है नेट जीरो इमिशन, आगे हम देखेंगे। इंडिया को भी उस टाइम में कन्विंस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इंडिया ने उस टाइम में भी इस वर्चुअल क्लाइमेट समिट में नेट जीरो इमिशन का कमिटमेंट करने से मना कर दिया था। अब करंट न्यूज़ देखते हैं, करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस फॉर क्लाइमेट चेंज, जॉन केरी इज ट्रैवलिंग टू इंडिया। उन्होंने इंडिया विजिट किया पिछले कुछ दिनों में, 12 to 14 सितंबर इंडिया में थे वो, और इस विजिट का पर्पस था टू कन्विंस इंडिया टू मेक कमिटमेंट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2050। तो जॉन केरी ये अप्रैल महीने में भी आए थे इंडिया। उस टाइम में भी इंडिया को वो कन्विंस करने की कोशिश की थी इन्होंने कि इंडिया नेट जीरो एमिशन का कमिटमेंट कर दे बाय 2050। फिर से सितंबर महीने में उन्होंने विजिट किया, यूएस के तरफ से वो ये प्रपोजल लेकर के आए कि इंडिया शुड मेक अ कमिटमेंट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2050 बिफोर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज टू बी हेल्ड इन नवंबर 2021 एट ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, हर साल उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक मीटिंग होती है, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं। और इसी तरह की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2015 में COP 21 के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी, और वही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 26 कराई जाएगी इस साल ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और उसके पहले यूएस चाहता है कि इंडिया इस तरह का कमिटमेंट कर दे कि वो नेट जीरो एमिशन अचीव करेगा बाय मिड ऑफ दिस सेंचुरी। नेट जीरो इमिशन जल्दी से देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। देखिए, नेट जीरो रेफर ऑल्सो नोन एज कार्बन न्यूट्रलिटी मीन्स व्हेन अ कंट्रीज इमिशन इज कंपनसेटेड बाय इट्स एब्जॉर्प्शन। सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए कोई एक देश है, उसने जितना भी CO2 इमिशन किया या CO2 के इक्विवेलेंट का ग्रीन हाउस गैस इमिट किया, मीथेन वगैरह, अगर वो उतने पेड़ पौधे लगाए या इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, कार्बन सिक्वेस्टरेशन प्लांट्स लगाए जिससे CO2 एब्जॉर्ब किए जा सकें, तो जितना वो CO2 इमिट कर रहा है या CO2 इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा है, अगर वो सारे के सारे CO2 को वो एब्जॉर्ब कर सकता है थ्रू फॉरेस्ट और सच कार्बन सिक्वेस्टरेशन प्लांट्स, तो वैसे कंट्री को कहा जाएगा नेट जीरो कंट्री या कार्बन न्यूट्रल कंट्री। कि भाई ओवरऑल हम कुछ भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या कोई दूसरा ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं करने, जितना हम इमिट करते हैं उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं।
और दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इस तरह का कमिटमेंट कर दिया है। फॉर एग्जांपल यूके और फ्रांस ने कमिट किया है कि वो नेट जीरो इमिशन वाले कंट्री बन जाएंगे बाय 2050। चाइना ने इस तरह का कमिटमेंट किया है कि इट विल बिकम अ नेट जीरो कंट्री बाय 2060। लेकिन इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस इमीटर है आफ्टर चाइना एंड यूएस, लेकिन इंडिया ने अभी तक इस तरह का कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है। अगर कुछ देशों की बात की जाए जैसे भूटान, तो भूटान इज़ कंसिडर्ड टू बी ए कार्बन निगेटिव कंट्री। भूटान के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं, जितने फॉरेस्ट हैं, दैट इज़ कैपेबल टू एब्जॉर्व मोर CO2 दैन ओवरऑल भूटान रिलीजेस CO2 और इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेज। तो कार्बन न्यूट्रल है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है उससे ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर लेता है। बट इंडिया के केस में इंडिया नेट जीरो इमिशन का कमिटमेंट नहीं करना चाहता है और इंडिया ने इस यूएस के इस तरह के प्रपोजल को बार बार रिजेक्ट किया है। तो देखिए इंडिया क्यों इस तरह का नेट जीरो इमिशन का टारगेट अपने लिए नहीं रखना चाहता, जिस तरह का चाइना ने रखा, जिस तरह का यूके फ्रांस ने रखा, यूएस ने रखा। वाई इंडिया इज़ रिलक्टेंट टू गो जीरो इमिशन बाय मिड ऑफ दिस सेंचुरी? तो कारण काफ़ी सरल है। देखिए अभी हमारा काफ़ी हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ बाकी है। वी हैव अ लॉट मोर पोटेंशियल टू ग्रो इकोनॉमिकली, और इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए हमें पावर की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ज़्यादातर जो चीप एनर्जी के सोर्स हैं अभी भी कोल से आता है या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करते हैं। अभी हम इतने रिच नहीं हुए हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हुए हैं, इतने टेक्नोलॉजिकली डेवलप नहीं हुए हैं कि अपनी सारी की सारी पावर रिक्वायरमेंट जो है हम लोग वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या बायोमास से मीट करें। अभी अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट, एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट की मानी जाए तो इंडिया का अभी भी 70% इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम कोल, जो काफ़ी चीप है। तो देखिए अभी हमारा देश रिलेटिवली गरीब है और हमें सस्ते दाम पे पावर चाहिए ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को आगे ले जा सकें, और वैसे टाइम में हमें ये सस्ते जो सोर्सेज हैं एनर्जी के जैसे कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसी कारण से अभी जितना ज़्यादा हम ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं उसको पूरी तरह से नेट जीरो कर पाना, उसको एब्जॉर्ब कर पाना पॉसिबल नहीं है। चाहे हम कितना भी फॉरेस्टेशन कर लें, कितने भी पेड़ लगा लें, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके अलावा जो कार्बन सिक्वेस्टरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है और इसको पूरे इंडिया भर में मास लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाना भी डिफ़िकल्ट है। सो ऑल दीज रीजन्स, द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल, इट इज़ इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे पास पोटेंशियल है और ग्रो करने के लिए हमें सस्ता फ्यूल चाहिए जो कोल और क्रूड ऑयल ही हैं, जिसके कारण हम ग्रो कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट विलिंग टू शिफ्ट। अगर हमें नेट जीरो करना होगा तो दो चीज़ें करनी होगी। पहले तो कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ना होगा, जो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बाकी दूसरे जो अल्टरनेटिव हैं पावर के, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह, वो काफ़ी कॉस्टली हैं। कार्बन सेक्वेस्टरेशन टेक्नोलॉजी लगानी होगी, वो भी काफ़ी कॉस्टली है। प्लस काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाने होंगे, फॉरेस्टेशन करना होगा। चाहे हम कितना भी फॉरेस्ट लगा लें, इतना हम नहीं कर सकते कि हम पूरा का पूरा CO2 जो अभी इमिट करते हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाए। फिर भी इंडिया का क्या आर्ग्यूमेंट रहा है, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट रहा है, वो भी ज़रा देखते हैं। इंडिया ने कहा है कि देखिए पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर जो हमने कमिटमेंट किया है हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर हर कंट्री ने एक इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट किया है, जो एक वॉलेंट्री कमिटमेंट है। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट, वॉलेंट्री, अपने अपने लेवल पे कौन सा कंट्री क्या कर सकता है उनको खुद से ही प्रॉमिस करना है और उसको फुलफिल करना है अंडर पेरिस क्लाइमेट डील। इंडिया ने अपनी INDC 3 मेन INDC कमिट करी है, जैसे कि अपनी इमिशन इंटेंसिटी को 33 to 35% तक कम करेंगे। ओवरऑल एनर्जी में 40% तक जो एनर्जी होगा दैट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, और एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगाएंगे बाय 2030 दैट विल बी कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग अबाउट 2.5 to 3 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। तो ये हमारे जो कमिटमेंट हैं पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत, हम उसको मीट करना चाह रहे हैं, ऐसा इंडिया ने कहा है। देखिए हम कोई लंबा या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करना चाहते कि 2050 तक नेट न्यूट्रल होंगे। हमने जो शॉर्ट टर्म कमिटमेंट किया अंडर पेरिस क्लाइमेट डील, वी आर फोकसिंग टू मीट दैट। और हमने पेरिस क्लाइमेट डील में काफ़ी इंप्रेसिव कमिटमेंट किया है, एंड वी आर ऑन द राइट पाथ टू मीट द टारगेट्स एज वेल, एंड वी आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली।
2050 या 2060 में क्या होगा, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट. सो लेट अस फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म गोल्स मेड अंडर पेरिस क्लाइमेट डील एंड वी आर ऑन राइट ट्रैक टू अचीव दैट. इंडिया ने ये भी कहा है साथ में कि हम ये नहीं रूल आउट कर रहे हैं कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी नहीं अचीव कर सकते हैं बाय 2050 और 2060. इट्स जस्ट दैट वी डू नॉट वांट टू मेक एनी इंटरनेशनल कमिटमेंट सो मच इन एडवांस. इतना पहले हम नहीं कमिट करना चाहते कि हम 2050 या 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो ही जाएंगे. इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from international segment. It is about Iran that had joined SCO as a full member, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो क्या है करंट न्यूज़? ईरान ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक फुल टाइम मेंबर की तरह ज्वाइन कर लिया और इसके साथ ही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 9 मेंबर्स हो गए हैं. पहले भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको करा चुका हूं. संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स पहले 8 हुआ करते थे. चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान. और अब ईरान जो पहले एक ऑब्जर्वर कंट्री हुआ करता था, अब वो भी फुल टाइम मेंबर हो जाएगा ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये फैसला लिया गया है इन द 21st समिट ऑफ SCO दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम तजाकिस्तान कैपिटल दुशानबे. वैसे तो वर्चुअल फॉर्मेट में चल रहा है लेकिन दुशानबे से इसको ओवरऑल चेयर किया जा रहा है. तजाकिस्तान इसको चेयर कर रहा है. ये जो 21st समिट बुलाई गई थी SCO की, 21st SCO समिट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, इसका मेन जो थीम था डिस्कशन का दैट वाज रिगार्डिंग प्रेवलेंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान पोस्ट तालिबान कमिंग इनटू पावर इन अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान के ऊपर मेनली डिस्कशन होना था इन 21st समिट ऑफ SCO. और अब अगर आप ये फैसला देखें कि ईरान को फुल टाइम मेंबरशिप अगर दिया भी गया है तो इसके पीछे अफगानिस्तान एक बड़ा फैक्टर है जिसको हम बाद में अभी समझेंगे. तो SCO के बारे में अब ज़रा देख ले. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब पहले इसके 8 फुल टाइम मेंबर हुआ करते थे. अब ईरान एक नया मेंबर ऐड हो चुका है. पहले 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हुआ करते थे लेकिन अब बस 3 ही ऑब्जर्वर स्टेट रहेंगे, अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया. उसके बाद 6 डायलॉग पार्टनर. डायलॉग पार्टनर वो हैं जो कभी उनको मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द फुल टाइम मेंबर्स, इसलिए उनके पास कोई वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं होती है. डायलॉग पार्टनर्स वो हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की. तो ये सब डायलॉग पार्टनर्स हैं. ये जो भी ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं या डायलॉग पार्टनर्स होते हैं, एक तरह से आप मान के चलिए कि दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटेंशन टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ फुल टाइम मेंबर. अब वो मेंबर्स पर डिपेंड करता है कि इन लोगों को कब एंट्री दिया जाए एज फुल टाइम मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब जरा कारण समझते हैं कि क्यों आखिर ईरान को अब SCO के अंदर फुल मेंबरशिप दी गई है. ईरान वैसे 15 सालों से ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय कर रहा है SCO में, बट अब जा कर के उसको फुल टाइम मेंबरशिप मिली है SCO में. इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, जो SCO के 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, इंडिया और चाइना, इन दोनों ने ही ईरान की एंट्री को सपोर्ट किया है. क्या कारण है कि इंडिया और चाइना दोनों ने ही ईरान की एंट्री को सपोर्ट किया है, वो भी ज़रा समझते हैं. द फॉरमोस्ट रीज़न इज़ सिक्योरिटी चैलेंजेस कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान. आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आ चुका है. वहाँ पे पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुके हैं. उनके काबुल एयरपोर्ट पे 2 बार मेजर बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं जिसमें 200 से ज़्यादा लोग भी मारे गए हैं. दोनों ही बार, पहले बार में तो कुछ US सोल्जर्स भी मारे गए थे. तो अफगानिस्तान के अंदर लॉलेसनेस फैल रहा है. एक बार फिर से अफगानिस्तान बन सकता है हब ऑफ टेररिज्म. और एक बार अगर अफगानिस्तान पूरी तरह से हब ऑफ टेररिज्म बन गया तो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उठाना पड़ सकता है. इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ सकती है. ये तो सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, खासकर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ सकती है. लेकिन चाइना के लिए भी खतरा है क्योंकि अफगानिस्तान से प्रॉक्सिमिटी में चाइना का वेस्टर्न प्रोविंस है, ये वाला प्रोविंस जिसका नाम है जिनजियांग प्रोविंस. और जिनजियांग प्रोविंस में चाइना के जो लोग रहते हैं, जिस एथनिक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो हैं उघियार मुस्लिम्स. और ये उघियार मुस्लिम्स को लेकर के चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो हमेशा सस्पिशियस रहती है कि उघियार मुस्लिम्स रेडिकलिज्म प्रमोट कर सकते हैं, रेडिकल इस्लामिक आइडियाज़ ला सकते हैं. जिस तरह से तालिबान की सोच है, उघियार मुस्लिम्स भी वैसा कर सकते हैं और इस कारण से और टेररिज्म फैला सकते हैं. इस कारण से चाइनीज़ गवर्नमेंट कीप्स अ क्लोज टैब एंड
टाइट कंट्रोल ओवर दीज उगियार मुस्लिम्स लिविंग इन जिनजियांग प्रोविंस। अब चाइना का डर वापस से उगियार मुस्लिम्स को लेकर के बढ़ गया है जब से तालिबान पावर में आया है अफ़गानिस्तान के अंदर, कि इस तालिबान के प्रॉक्सिमिटी में या तालिबान के सपोर्ट से कहीं ये उगियार मुस्लिम्स के अंदर रेडिकलिज्म और ना बढ़ जाए। तो इंडिया के अंदर तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का चैलेंज है ही, थ्रेट है ही बिकॉज ऑफ तालिबान। चाइना भी डरा हुआ, अगर सरल शब्दों में कहें, कहीं उगियार मुस्लिम्स जो हैं उनके अंदर रेडिकलिज्म प्रमोट ना करे तालिबान। और इस कारण से दोनों ही देश उन्होंने ईरान की एंट्री को सपोर्ट किया है इन SCO। तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ईरान की एंट्री से क्या फ़ायदा होगा, आखिर जो इनका डर है वो ईरान की एंट्री से कम कैसे होगा। तो देखिए, ईरान एक सबसे स्टेबल कंट्री है इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वेस्ट एशिया। अगर आप इस रीजन की बात करें, यहाँ से अफ़गानिस्तान के प्रॉक्सिमिटी में है ईरान। देखिए, पाकिस्तान भले चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान पे दुनिया का कोई भी देश ट्रस्ट नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग चाइना। तो उसको पता है कि पाकिस्तान बातें करेगा कुछ और, बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के है ईरान, और ईरान मिलिट्रली काफ़ी स्टेबल कंट्री है, भले इकोनॉमिकली आजकल वीक चल रहा हो बिकॉज ऑफ US सैंक्शंस, लेकिन मिलिट्रली पहले से ही काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो इस पूरे रीजन में अगर कोई स्टेबल कंट्री है तो ईरान को कहा जाता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस पर्सियन गल्फ रीजन। तो इस कारण से इंडिया और चाइना दोनों ही चाह रहे हैं कि ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन बिल्ड की जाए, ताकि ईरान के मदद से अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए, अफ़गानिस्तान के अंदर लॉलेसनेस को पूरी तरह से फैलने से रोका जाए। तो यही कारण है कि जो डर है चाइना का और इंडिया का कि कहाँ यहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना फैले, उस डर को कम करने के लिए बोथ कंट्रीज हैव सपोर्टेड एंट्री ऑफ ईरान इन SCO, ताकि ईरान के साथ क्लोज कोऑपरेशन बढ़े और ईरान की मदद से कुछ हद तक लॉलेसनेस को और रेडिकलिज्म को वो अफ़गानिस्तान के अंदर कंट्रोल कर पाएँ। उसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स तो हैं ही हैं। चाइना या इंडिया दोनों के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक तरह से हैं। दोनों ही देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही देश एनर्जी डेफिसिट कंट्री हैं, यानी कि दोनों ही देशों में जो नेचुरल रिजर्व्स हैं जैसे कि ऑयल के या फिर नेचुरल गैस के, वो रिलेटिवली कम मिलते हैं। और यही कारण है कि दोनों ही देश बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ऑन इम्पोर्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि क्रूड ऑयल या कोल। तो अब यही कारण है कि दोनों ही कंट्री ईरान के साथ हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं कि बिकॉज ईरान इज एनर्जी रिच कंट्री। और अब देखिए, इसी कारण से इंडिया ने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स ईरान के साथ लाए हैं, चाइना भी ईरान के साथ प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा है, क्योंकि जो इन देशों के पास नहीं है वो ईरान के पास है, और वो है एनर्जी की सेल्फ सफिशिएंसी। इनफैक्ट दे हैव एक्स्ट्रा एनर्जी रिसोर्सेज दैट इज़ कैपेबल टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया एंड चाइना टू सम एक्सटेंट। तो दोनों ही देश, चाइना और इंडिया, दे मेंटेन क्लोज कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट विथ ईरान। फॉर एग्जांपल, इंडिया ऑलरेडी एक टर्मिनल बना रहा है, शाह बेहस्ती टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट, यहाँ पे चाबहार पोर्ट इन ईरान, जिसको इंडिया बिल्ड कर रहा है। इसका मेन पर्पस है चाबहार पोर्ट को बिल्ड करने का कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जो एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कोल मिलता है, यूरेनियम मिलता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस मिलता है। इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इंडिया को डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी मिल जाए, या मुंबई पोर्ट से चाबहार पोर्ट होते हुए इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इंडिया को डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी मिल जाए बाईपासिंग पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के थ्रू होते हुए इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को एक्सेस नहीं करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट ए डिपेंडेबल कंट्री, कभी भी वो एक्सेस को वो कट डाउन कर देगा। तो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ बिल्डिंग दिस शाह बेहस्ती टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट इन ऑर्डर टू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ विच इज़ एनर्जी रिच कंट्री। इंडिया का और भी ऑब्जेक्टिव था इस चाबहार पोर्ट को बिल्ड करने से के पीछे कि हमें अफ़गानिस्तान के अंदर भी डायरेक्ट एंट्री मिल जाए बाईपासिंग पाकिस्तान। लेकिन अब अफ़गानिस्तान के अंदर जब से पॉलिटिकल सिनारियो बिगड़े हैं, इंडिया इटसेल्फ इज़ प्लानिंग टू पुल आउट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो देखते हैं, अफ़गानिस्तान तो अब हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हाल फिलहाल के लिए तो बचा नहीं है पोस्ट तालिबान। तो इंडिया के लिए ईरान इंपॉर्टेंट है, चाबहार पोर्ट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मिले। साथ ही साथ चाइना के लिए भी ईरान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना भी एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। और यही कारण है कि पिछले साल चाइना ने एक $400 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ईरान के साथ
पिछले साल रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ईरान। उसके अलावा आप देखिए, अगर ईरान को की आप बात करें तो ये जो पर्शियन गल्फ रीजन में बहुत सारे ऑयल और नेचुरल गैस के फील्ड हैं जिसका नाम है फरजाद बी गैस फील्ड। दिस इज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड। तो ये फरजाद बी गैस फील्ड में दोनों ही कंट्री, चाहे इंडिया हो या चाइना हो, इंटरेस्टेड हैं, एंड दैट इज़ वाई ईरान हैज़ ऑलवेज बीन ऑन देयर रडार टू मेंटेन क्लोज कोऑपरेशन टाइज। तो मैंने जो भी बातें बताई हैं वो मैं समराइज़ कर देता हूँ। ईरान को फुल टाइम मेंबरशिप दिया गया है SCO में। पिछले 15 सालों से वो ट्राई कर रहा है लेकिन अब दिया गया है। इसके पीछे मेन कारण है तालिबान का पावर में आना इन अफ़गानिस्तान, क्योंकि अब इंडिया और चाइना दोनों ही चाह रहे हैं कि ईरान के साथ और कोऑपरेशन बिल्ड की जाए ताकि ईरान की मदद से तालिबान को कुछ हद तक कंट्रोल में रखा जाए, ताकि पूरी तरह से लॉलेसनेस ना फैल जाए इस एरिया में। उसके अलावा इंडिया और चाइना दोनों ही पहले से ही ईरान के साथ कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट डेवलप करने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि ईरान के पास जो है वो इन दोनों देशों के पास नहीं है, और वो है एनर्जी। एंड दैट इज़ वाई बहुत टाइम बाद ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हैं वो अब एक फ्रूटफुल एक्शंस में रिजल्ट किया इसने, एंड इट हैज़ लेड टू कमिंग अप ऑफ ईरान, इंडिया एंड चाइना ऑन सेम प्लेटफॉर्म, दैट इज़ SCO। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is again taken from international segment. It is about Global Innovation Index, and this topic is at max important from our prelims exam point of view. It will not come in mains. मेंस में कहीं आप इसको सप्लीमेंट्री पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट विल नॉट डायरेक्टली कम इन मेंस। तो सबसे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में समझते हैं। इट इज़ पब्लिश्ड बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इट इज़ पब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ 81 पैरामीटर्स, that is, and it on these 81 parameters, ranking to 131 countries is given across the world regarding innovation in those countries. अगर करंट न्यूज़ की बात की जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 हाल फिलहाल में पब्लिश कर दिया है वीपो ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, और 2020 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट की थीम है ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू कोविड-19 क्राइसिस। ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू कोविड-19 क्राइसिस, याद रखिएगा। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड को मोस्ट इनोवेटिव कंट्री का रैंक दिया गया, यानी कि फर्स्ट रैंकिंग दी गई है अंडर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2021। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की रैंक रही है 46। पिछले साल की तुलना में इंडिया ने 2 रैंक की इंप्रूवमेंट किया है। पिछले साल इंडिया की रैंक थी 48 एंड नाउ इंडिया इज प्लेस्ड एट 46। अगर अलग अलग रीजन्स की बात की जाए, पूरे दुनिया को अलग अलग रीजन्स में बांट दिया गया, जैसे नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, तो अलग अलग रीजन्स में बांटा गया। अगर सेंट्रल एंड सदर्न एशिया रीजन की बात की जाए तो इसमें इंडिया को रैंक 1 मिली है एज फार एज इनोवेशन इज़ कंसर्न्ड। तो इस रीजन में हम बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री हैं, सेंट्रल एंड सदर्न एशियन रीजन में। उसके अलावा अगर इकोनॉमी वाइज कंट्रीज़ को डिवाइड किया जाए, हाई इनकम इकोनॉमी, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी, लो इनकम इकोनॉमी, तो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में हमारा देश इंडिया आता है, और लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी के अंदर हमारी रैंक है दूसरी, जहाँ पे सबसे पहले है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में वियतनाम इज़ मोस्ट इनोवेटिव कंट्री फॉलोड बाय इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट. इट इज अबाउट हेलिना and this topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. तो हेलिना इज़ एन एंटी टैंक मिसाइल. तो एंटी टैंक मिसाइल क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है, ऐसा मिसाइल जो टैंक को उड़ा दे, एंटी टैंक मिसाइल है, सरल सी बात है. अब एंटी टैंक मिसाइल अलग अलग तरीके के होते हैं, मैन पोर्टेबल, सोल्जर लॉन्च्ड. तो इस तरह का मिसाइल जो होगा वो होगा मैन पोर्टेबल सोल्जर लॉन्च्ड. ठीक है, इसका ऑफकोर्स इसका रेंज सबसे कम होगा, इम्पैक्ट सबसे कम होगा. मैन पोर्टेबल लॉन्च्ड ऑन ग्राउंड स्टैंड, लॉन्च फ्रॉम अनदर व्हीकल, किसी दूसरे व्हीकल से लॉन्च किया जाए, इस तरह का भी एंटी टैंक मिसाइल हो सकता है. लॉन्च फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, इस तरह के भी एंटी टैंक मिसाइल हो सकते हैं. ये जो हेलिना है ये इट इज़ लॉन्च फ्रॉम एन हेलीकॉप्टर एंड दैट इज़ वाई ये इस तरह का इस कैटेगरी में आएगा, लॉन्च्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट, जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. अब जो मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल्स होते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, उनमें नए नए फीचर्स होते हैं. उन नए नए फीचर्स के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं. देखिए,
जो मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल्स होते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल होते हैं, इनको शोल्डर पे ऐसे नहीं रखा जाता है, तो ये दूर से इसको अटैक कराया जाता है। इसको गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि दूर से ही इसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के थ्रू गाइड करते हुए दूर पे किसी एक जगह पे इसको हिट कराया जाता है। 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे हिट किया जाता है। तो इसी कारण से जो लॉन्ग डिस्टेंस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होते हैं, यानी कि जो शोल्डर पे ना रख करके इलेक्ट्रॉनिकली गाइडेड मिसाइल होते हैं, दे आर इक्विप्ड विथ हीट। अब ये हीट का फुल फॉर्म है हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक। मतलब अब दूर डिस्टेंस पे मार रहे हैं तो नेचुरली एक्सप्लोसिव भी ज़्यादा होना चाहिए, तब तो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक के लिए कैसा है कि जो मिसाइल होना चाहिए उसका वॉर हेड मतलब सामने वाला पोर्शन, जो एक्सप्लोसिव पोर्शन होता है वो लार्जर होना चाहिए। वॉर हेड ऑफ द स्पाइक मेटल इट इज़ लार्जर। इसमें कभी कभार थोड़े बहुत आप कन्वेंशनल वेपन्स भी रख सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का भी इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा तो एक तो टेक्नोलॉजी हो गई हीट टेक्नोलॉजी, यानी कि हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक टेक्नोलॉजी। उसके अलावा होता है गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम मतलब कैसे आप बैठे बैठे एरोप्लेन उड़ाते हैं या फिर ड्रोन उड़ाते हैं रिमोट की मदद से, वैसे ही आजकल के जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होते हैं उनको रिमोट की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की मदद से प्रॉपर गाइड किया जा सकता है अपने टारगेट के तरफ। तो इसमें भी अलग अलग लेवल के हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। मतलब जो जितना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वो हायर जनरेशन का हो जाएगा गाइडेड मिसाइल। फर्स्ट जनरेशन वाला गाइडेड मिसाइल में बस मैनुअल कमांड एंड स्टीयरिंग हुआ करता था। अगर आपको ये 4 जनरेशन समझने हैं तो आप ऑटोमोबाइल को ध्यान में रखिए, आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे गाड़ियाँ होती हैं तो फर्स्ट जनरेशन वाली गाड़ियाँ में क्या हुआ करता था कि आप मैनुअली गियर बदलते हैं, मैनुअली स्टीयरिंग चलाते हैं। फिर सेकेंड जनरेशन में थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट आया, कुछ सेमी ऑटोमेटिक आया। थर्ड जनरेशन में और बेहतर हुआ। थर्ड जनरेशन में कैसा है कि बहुत चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की मदद से। तो अगर मिसाइल की बात की जाए थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन के मिसाइल जो हैं वो अपने टारगेट से इंफ्रारेड रेडिएशन जो निकलते हैं उसको सीक कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमें पाकिस्तान का एक टैंक को हिट करना है, तो उस टैंक से थोड़ा बहुत इंफ्रारेड रेडिएशन तो आ रहा होगा ना। हमारा जो मिसाइल है हम उसको इस इंफ्रारेड रेडिएशन को आइडेंटिफाई करने के पीछे लगा देते हैं और वो इंफ्रारेड रेडिएशन को आइडेंटिफाई करते हुए उस टैंक को दौड़ा करके हिट करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी। तो फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी मतलब एक बार वो इंफ्रारेड रेडिएशन को सीक कर लेगा तो फिर उसके पीछे पीछे दौड़ा करके उसको मारता है। लेजर सीकर, कभी कभार हम उस जिस टैंक को हमें उड़ाना है उसके ऊपर लेजर के साथ हम टारगेट बना देते हैं अपने मिसाइल को, तो वो मिसाइल फिर उसी हिसाब से जा कर के उस टैंक को उड़ा देता है। उससे भी हाइयर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है फोर्थ जनरेशन का सिस्टम, फायर एंड फॉरगेट अपडेटेड है ये, लेकिन ये इंडिया के पास नहीं है। फोर्थ जनरेशन हमने खुद डेवलप नहीं किया है, ये इजराइल के पास है जिससे हम इस इक्विपमेंट को खरीद करके मंगा रहे हैं। इसका नाम है स्पाइक। तो ज़रा देखते हैं, जैसे 4 गाइडेड मिसाइल के बेसिस पे, यानी कि किस तरीके से एक मिसाइल अपने टारगेट को हिट करता है, उसके बेसिस पे 4 जनरेशन के मिसाइल हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो 3 जनरेशन के जो मिसाइल्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया ने बना रखे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन स्पाइक वाला, ये रफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल से हमने मंगाया है। बालाकोट स्ट्राइक जब हुआ था 2019 में, उसके बाद हमें डर था कि पाकिस्तान दोबारा हिट कर सकता है, इसलिए हमने ये स्पाइक इजराइल से ख़रीद के मंगाया था। जबकि फर्स्ट जनरेशन जो मिसाइल है वो DRDO ने बनाया, इसकी रेंज लगभग 1.6 किलोमीटर, उसमें हीट टेक्नोलॉजी है यानी कि हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक है। अमोक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया है, सेकेंड जनरेशन, इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन नाग जो है वो थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइड मिसाइल है जो इंडिया की दोनों एजेंसीज DRDO ने डेवलप किया और मैन्युफैक्चर किया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। तो नाग इंडिया ने बनाया है। नाग का जो लैंड वर्जन है उसका नाम है नामिका, जो लैंड से हिट किया जाता है, और नाग का जो एयर वर्जन है यानी कि किसी हेलीकॉप्टर से जो लॉन्च किया जाता है उसका नाम है हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, हेलिना। और ये हेलिना से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। हेलिना 2018 में ही बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया था, मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल यानी कि हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी गाइडेड नाग मिसाइल 2018 में ही बन के रेडी हो गया था। 2018 से इसके कई सारे टेस्ट कराए गए हैं, ये सक्सेसफुली हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा अपने टारगेट को। इसके सारे के सारे टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं।
हेलिना का रेंज है लगभग 500 मीटर टू 7 किलोमीटर्स तक, एंड हेलिना इज़ फंक्शनल इन ऑल वेदर एंड डे एंड नाइट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ भी है इसके पास। न्यूज़ ये है कि हेलिना के सारे टेस्ट हो चुके हैं, अब हेलिना को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा सकता है। हेलिना का ये जो करंट टेस्ट का वीडियो आया है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेलिना हिट करता है अपने टारगेट को। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट लास्ट कैपिटल ऑफ कसारी किंगडम टू बी डेवलप्ड एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है, देखिए। खासपुर रजबारी region, which is the last capital of the 18th century Dimasa Kasari kingdom in Barak Valley, will be preserved and turned into a tourist destination according to the recent decision taken by the government of Assam. इसके जो इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स, वो ज़रा देखते हैं। सन गेट, लाइन गेट, मेन गेट, किंग्स टेम्पल, रानी चंद्राभा हासनू पार्क नेम्ड आफ्टर कचारी क्वीन आर सम इम्पॉर्टेंट रेलिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस खासपुर रजबारी। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। द मिशन एम्स यूनिवर्सल वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोथ अर्बन एंड रूरल कंपोनेंट ऑफ द मिशन इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दिस इज रॉन्ग। गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फुल्ली हाउस होल्ड ऑपरेशनल household water supply, so this statement is also correct, so the correct answer will be option C, 1 and 3 only. Which of the following state will have maximum length of Delhi Mumbai expressway? The correct answer will be option B, Rajasthan. Hathai chili belongs to Manipur, which recently got GI tag. And Kaji 106F, it is name of the tiger which is considered unique for its anomalous color, but it was found in Kaziranga National Park, so the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.